BN राव। हाँ जी, और कोई? एनीवन? नहीं पता? भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। कि समझ गए ना बात? और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर जो अंबेडकर थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। वो भी क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अब उन्हें फादर क्यों कहते हैं संविधान का, वो हम आगे बात करने वाले हैं। समझ गए ना बात है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन साधारण शब्दों में। हाँ जी, कानूनों और नियमों का संग्रह। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। परंतु कानून और नियम जो है वो किस रूप में हो सकते हैं संविधान के अंदर? जरूरी नहीं है ऐसा जो लिखित रूप में भी हो। कईयों देश ऐसे हैं जहां का संविधान अलिखित है। ठीक है, तो आप सिंपल साधारण शब्दों में कहेंगे कि संविधान से अभिप्राय उन लिखित या अलिखित नियमों, कानून और परंपराओं के समूह से है जिसके अनुसार किसी देश के शासन को चलाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संविधान। यानी देश को संचालित करने के लिए या देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो अलिखित रूप में हो। समझ आई बात की नहीं? ठीक है, तो जिसने हमारा संविधान बनाया, जिस चीज ने हमारा संविधान बनाया उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो इसी संविधान सभा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। समझ गए ना बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय, अगर साधारण शब्दों में पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो क्या बोलेंगे? संविधान सभा। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो हाँ जी, संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो आप कह देंगे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। सुना होगा आपने कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कब भारत आया कैबिनेट मिशन? सन 1946 में। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत आने का यही था कि भारतीयों के लिए एक अच्छी संविधान सभा का निर्माण करना। समझ गए बात? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। इससे पहले और एक मिशन आया था, इससे भी पहले एक और मिशन आया था लेकर के, जिसे गांधी ने रिटायर्ड चेक की संज्ञा दी थी। कह सकता है, बता सकता है कौन सी थी? या फिर गांधी जी ने उस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कौन सी ऐसा मिशन था? वेरी गुड, कौन सा? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। वो भी संविधान के निर्माण हेतु ही उन्होंने, उसने भी आपकी जो है अपनी सिफारिश रखी थी कि हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। परंतु मेन बात उसमें यह थी कि जो संविधान सभा बनाने की उसने बात करी थी, वो क्या करा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद की उसने बात करी थी। समझ आया बात की नहीं? यस या नो? अच्छा, चलिए, तो जो कैबिनेट मिशन है, जब ये भारत आया, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया भारत? 1946 में। तो आपने ध्यान रखना, इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जिनका नाम था A.B. अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से? A.B. अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। किसके सदस्य थे तीनों? कैबिनेट मिशन के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रश्न यहां से बनता है, पहली बात तो ये कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया? आप बोलेंगे 1946 में। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? बोले 3। कौन कौन से? A.B. अलेक्जेंडर, सर पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इनमें से कौन सा जो सदस्य है वो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? Who was the first chairman of the cabinet mission scheme? हाँ जी, वेरी गुड। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आपने ध्यान रखना, जो पैंथिक लॉरेंस थे, ये इसके क्या थे? चेयरमैन, यानी अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? किसके? कैबिनेट मिशन के। क्या थे ये? अध्यक्ष थे। समझ आया बात की नहीं? यस या नो?
चलिए, इसी के साथ आगे जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, भारतीयों के लिए क्या करना, संविधान सभा का निर्माण करना। तो इसी उद्देश्य से उसने अपनी कुछ सिफारिशें रखी कि भाई कैसे कैसे संविधान सभा बनाई जाएगी। समझ गए ना बात। तो सबसे पहले इसने जो रिकमेंडेशन की कि भारत में जो संविधान सभा होगी, भारत में जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा के जो कुल सदस्य होंगे, संविधान सभा के जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों को जो निश्चित किया गया 389। पहले इसने क्या सिफारिश रखी कि भारत के अंदर जो संविधान सभा बनेगी उसके कुल सदस्य कितने होंगे, 389। पॉइंट टू बी नोटेड कि संविधान सभा के प्रारंभ में कुल सदस्य कितने थे, तो आप क्या बोलेंगे 389। समझ गए ना बात, यहां तक समझ आई सबको बात। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे। अभी 389 सदस्यों का निश्चित तो किया गया कि ये सदस्य होंगे संविधान के, और इन्हीं 389 सदस्यों की सभा को संविधान सभा का नाम दिया जाना था। ठीक है, अब दूसरी शर्त ये थी कि भाई इन 389 सदस्यों को कहां से चुना जाएगा, इनका चुनाव होगा कहां से। तो इसके चुनाव को इन्हें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया, जिसमें से 292 सदस्य चुने जाने थे ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से। 4 सदस्य चुने जाने थे मुख्य आयुक्त प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से। भारत में जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे वहां से कितने सदस्य चुनकर आने थे, 4। और 292 कहां से, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जो बाहर के प्रांत जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिकार में थे। ठीक है, और जो 93 सदस्य हैं ये कहां से चुने जाने थे, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। उस समय भारत में बहुत सारे राजाओं महाराजाओं का शासन था, रियासतें थी बहुत सारी। तो राजा महाराजा यानी देशी रियासत अपने में से कितने सदस्य चुनकर भेजेंगे, 93 सदस्य। और इसी तरीके से इन 3 भागों को कैटेगराइज करके कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 389। यहां तक समझ है, यस या नो। अब सारी चीजें हो चुकी थी, तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी थी संविधान सभा के चुनाव करवाने की, परंतु चुनाव होने से पहले जब तक कि चुनाव होता किसका, किसका, संविधान सभा का, यहां पर चुनाव से पहले पहले ही ये जो देशी रियासत के लोग थे, इन्होंने, वैसे तो मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया था इस संविधान सभा का, परंतु पूर्ण रूप से देशी रियासतों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कि हम जो आपके जो ये 93 सदस्य हैं, अब राजाओं महाराजाओं को ये यही चाहते थे कि भाई भारत में राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र स्थापित किया जाए, और गणतंत्र तो तभी स्थापित होगा जब संविधान होगा। संविधान का मतलब ही जहां पर लोगों का शासन हो, लोकतंत्र शासन प्रणाली उसी को बोलते हैं, जहां पर लोगों का शासन चलता है। और राजा लोग नहीं चाहते थे ये चीज, इसीलिए इन्होंने क्या करा, इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव निश्चित किए गए। संविधान सभा के चुनाव हुए। अब चुनाव कितनी सीटों पर हुए, 292 ये और कितने ये 4, 292 और 4 कितने हुए 96। तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीटों पर चुनाव हुआ भाई, होना कितने पर था 389, हुआ कितने पर 296 सीटों पर। तो संविधान सभा के पहली बार चुनाव कब और कितनी सीटों पर हुए, पहला प्रश्न। जुलाई 1946 में कितनी सीटों पर हुए, 296 सीटों पर। इज इट क्लियर। अब इस 296 सीटों में अलग अलग पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, उस समय जो उन दिनों में जो सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था और अदर पार्टीज थी। अदर समझते हैं, अन्य जो राजनीतिक दल थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस 296 सीटों में से जो 208 सीटें हैं वो कौन जीत कर लाया, कांग्रेस। संविधान सभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को 296 में से कुल कितनी सीटें मिली, कितनी 208। 73 सीटें कौन जीता, मुस्लिम लीग। 73 सीटें कौन जीता, मुस्लिम लीग। और अदर जो पार्टीज थी इनको कितनी सीटें मिली, केवल 15 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली, 15 सीटें मिली। आप यहां पर काउंट भी कर सकते हैं, आपके पास एक काउंट करके ये आना चाहिए वापस, कितना आ रहा है
आ रहा है क्या ये वापस? ठीक है, ओके। तो यह 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। 73 किसको मिली? और 15 सीटें किसको मिली? अदर पार्टीज को। अब कुल संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए अभी? 296, जबकि थे कितने? निश्चित कितने किए गए थे? 389। परंतु चुनाव कितने पर हो रहा है? अब इन 290 जो मेंबर है, इनको ही आगे चल के संविधान हमारा बनाना था। समझ गए ना बात? इन लोगों की सभा को क्या नाम दिया गया? संविधान सभा। अब मुझे जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक जो सदस्य थे वो किस दल के थे? इसीलिए आज के समय में भी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भारत का संविधान भारत की जनता ने नहीं बनाया, बल्कि किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने। परंतु शायद उन लोगों को यह नहीं पता है कि बेशक वो कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु चुनाव किसने किया था उनका? भारत की जनता ने। तो जब भारत की जनता ने इन सदस्यों को चुना था, तो फिर संविधान भी किसका बनाया माना जाएगा? भारतीय जनता के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे कितने? 15। तो इस तरीके से संविधान का निर्माण जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यहां तक समझ आया सबको? एनी डाउट किसी का? किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जहां डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा। अच्छा, इसके बाद चुनाव हो गया। चुनाव हो गया भाई संविधान सभा का, ठीक है। अब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के पश्चात अब इसका पहले ही जो बैठक है बुलाई गई। तो लिखेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय दिल्ली में। इसकी पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई भाई? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई? दिल्ली के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुई, ठीक है। अच्छा, तो अभी दिक्कत ये थी कि संविधान सभा का कोई चेयरमैन नहीं था। तो ये 292 लोगों की जो सभा थी, या 296 लोगों की जो सभा थी, इनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या है, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें कौन सी बैठक में चुना गया था? पहली बैठक कहां हुई? दिल्ली में। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। क्लियर बात सब? अच्छा, आगे चले। इसके फिर ठीक 2 दिन बाद, यानी कब? 9-2 तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। सेकंड बैठक हुई। और इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। स्थायी जो इसके अध्यक्ष बने, यानी परमानेंट चेयरमैन जो बने, वो बने राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। समझ आई बात कि नहीं? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। एंड टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। दोनों बातें समझ आ रही है आपको? दोनों बातें समझ आई? सबसे पहले अस्थायी पूछा तो क्या? राजेंद्र प्रसाद, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी पूछा तो कौन? किसको कब चुना गया ये भी पता होना चाहिए। पहली बैठक कब हुई ये भी पता होना चाहिए, दूसरी कब हुई ये भी पता। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, सिंपल प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, कितने लोग जवाब देंगे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
हाँ जी, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है। अच्छा, यहां तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ये बात कि सर स्थायी है अस्थायी है, परंतु यहां पर सिंपल प्रश्न पूछा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ये भी है और एक ए और बी दोनों है और एक है नन ऑफ दीज। अब बताइए। हाँ जी मैम, वो संविधान सभा के नहीं, वो कैबिनेट मिशन के थे, पैंथी क्लारेंस। हाँ जी बताओ शाबाश। ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन है डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा एंड बी ऑप्शन आपका राजेंद्र प्रसाद एंड सी ऑप्शन ए और बी एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। हाँ जी बताओ भाई शाबाश। सच्चिदानंद सिन्हा। एक बात आपने ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप राजेंद्र प्रसाद ही आंसर लगाइएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें ना तो स्थायी लिखा है ना अस्थायी, क्योंकि अध्यक्ष उसे माना जाता है जो परमानेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने अगर लोकसभा का टॉपिक पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस में, लोकसभा का, तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, बताइए। लोकसभा के स्पीकर को अध्यक्ष बोलते हैं। लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। मान लीजिए लोकसभा चुनकर आ गई सारी की सारी, पहली बैठक हो रही लोकसभा की, तो उसी सभा में सारे लोग क्या करेंगे? आपस में मतदान करके किसी एक व्यक्ति को क्या बना देंगे? अध्यक्ष। परंतु मुझे एक बात बताइए कि जब वो पहली बैठक होगी तो क्या उस बैठक का कोई अध्यक्ष नहीं होगा? क्या कहेंगे उसको? प्रोटेम्प्ट स्पीकर। क्या कहेंगे? प्रोटेम्प्ट स्पीकर। प्रोटेम्प्ट स्पीकर परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। तो यहां पर भी केवल टेम्परेरी रूप से चलाने के लिए किसको बनाया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और परमानेंट जो बन गया वही पहला होगा। अगर क्वेश्चन में स्थायी है तो आसान हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी है क्वेश्चन में तो भी आसान हो जाएगा कि क्या है भाई, सिन्हा जी है। परंतु अगर ये ना तो स्थायी लिखा है ना अस्थायी लिखा है, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे मैक्सिमम, बोले जी स्थायी पूछा है या अस्थायी पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जो परमानेंट है उसी को ही पहला माना जाएगा। अच्छा, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा कदम किसने रखा? अच्छा, वैसे तो उसने ही रखा होगा, एक टाइम करने गया हो, दूसरे डज नॉट मैटर कौन गया। जो परमानेंट पहला होता है, जो परमानेंट होता है उसी को ही क्या माना जाता है? इंपोर्टेंट माना जाता है, वही पहला माना जाएगा जो स्थायी है। समझ आए बात कि नहीं? इज इट क्लियर? चलिए आगे चलिए। यहां तक समझ आए सबको? कैसे करना? अगर क्वेश्चन में अस्थायी लिखा है तो ही सिन्हा साहब लगाएंगे, या डेट मेंशन हुई है क्वेश्चन में कि 9 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया, अगर डेट मेंशन है तो भी सिन्हा जी लगाएगा, और अगर अस्थायी लिखा हुआ है तो भी क्या लगाएंगे? सिन्हा। अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा चलिए आगे। तो 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर हमने पढ़ा, फिर इसके 2 दिन बाद, हाँ जी 11 और 2 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित नेहरू थे, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान बनेगा उस संविधान का क्या उद्देश्य होगा, क्या इसमें लोगों को अधिकार होंगे, क्या लोगों के कर्तव्य होंगे, लोगों को किन किन टाइप के राइट्स होंगे, हमारे संविधान की विशेषता क्या रहेगी, ये सारा का सारा जो प्रस्ताव है वो उन्होंने कहां रखा? संविधान सभा में रखा। उसे नाम दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। किसने रखे? कब रखे? कहां रखे? संविधान सभा में। तो संविधान सभा में जब ये प्रस्ताव रखे गए, ये प्रस्ताव रखा गया नेहरू जी के द्वारा, तो संविधान सभा में इसके ऊपर क्या हुआ? वाद विवाद हुआ, डिस्कशन हुआ, मतभेद हुआ, और एट लास्ट क्या है? संविधान सभा ने सर्वसम्मति से ये उद्देश्य प्रस्ताव को 22, यहां देखो यहां पे 1946 का दिसंबर चल रहा है, समझ गए ना बात? तो 22 जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? अगला ही साल होगा ना। 22 जनवरी 1947 में
इन उद्देश्य प्रस्तावों को क्या किया गया, पास किया गया या फिर पारित किया गया। तो ध्यान रखे, पास होने की डेट अलग है और रखे जाने की डेट अलग है। रखा किसने था, पंडित नेहरू ने। कब रखे थे, 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्ताव पारित कब हुए, 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित हुआ। समझ आई बात कही नहीं। और जब ये प्रस्ताव पारित हुए 22 जनवरी 1947 को, तब से लेके क्या है, इसे ही बाद में संविधान के क्या कहा गया, प्रस्तावना कहा गया, प्रियम्बल। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता गणराज्य, ऐसा पढ़ा होगा सबने। तो यही भारत की क्या है, उद्देश्य क्या प्रस्ताव कहलाए, यानी प्रस्तावना कहलाई। समझ आई बात की नहीं, यस या नो। अच्छा आगे चले। अब देखिए, संविधान सभा की बैठक हो चुकी है, अध्यक्ष भी आ गया है, उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे, और ज्यादा संविधान निर्माण आगे करना था। अगर ये इसी तरीके से, इसी धीमी गति से चलता रहता तो बहुत सारा समय इसमें लग जाना था। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनको छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, और उनको अलग अलग कार्य सौंपा गया। कि 5-7 लोगों को अलग कर दिया, उनको अलग काम सौंपा गया, 5-7 लोगों को अलग कर दिया, उनको अलग काम सौंपा गया। ठीक है, तो ग्रुप बना करके उनको अलग अलग काम दे दिए गए। समझ, उसे कहते हैं संविधान सभा की समितियां, कमेटीज। क्या कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की कौन सी समिति थी और किस समिति का कौन अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना। लिखेंगे संविधान सभा की समितियां, कमेटीज। तो संविधान सभा की कुछ समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। ये पहले ये वाली ध्यान रख लेना जो मैंने समितियां लिखाई है। संघ शक्ति समिति नंबर 1, नंबर 2 संघ संविधान समिति, नंबर 3 संचालन समिति, नंबर 4 झंडा समिति, नंबर 5 सलाहकार यानी एडवाइजर कमेटी, नंबर 6 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कमेटी यानी मौलिक अधिकार, और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज जो संख्या में कम हो, ठीक है, उनसे संबंधित समिति की। समझ लो, तो ये अलग अलग समितियां थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। पहले समितियां लिख ली सबने, लिख लिया ना सबने। एक और महत्वपूर्ण समिति जो आगे बताऊंगा। अब इनके अध्यक्ष देखो, इन दोनों का जो अध्यक्ष था, जहां भी आपको संघ दिख जाए, समिति पूछा है संविधान सभा में, और जहां संघ शब्द लग जाए और समिति के बारे में पूछा है, तो उसके अध्यक्ष आपने ध्यान रखना है कौन थे, पंडित नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थे संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति, पूरे संविधान सभा को कौन चला रहा था, संविधान सभा का अध्यक्ष ही कौन था, राजेंद्र प्रसाद थे, तो पूरा संचालन कर रहे थे ना। तो संचालन समिति के क्या हो गए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा। झंडा समिति इसके थे जे.बी. कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। सलाहकार, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजर कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो इसके थे बी.एन. राय। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, एक व्यक्ति था एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, यहां समझ लीजिए उसको। एक थे एम.एन. राय, ये वो व्यक्ति थे जिनके मन में सबसे पहले संविधान बनाने का विचार आया था। कौन थे वो, एम.एन. राय। संविधान बनाने का विचार जिसके मन में आया था वो था मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय। जबकि बी.एन. राय कौन था, एडवाइजर कमेटी के
सलाहकार, सलाहकार समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अलग अलग देशों की संवैधानिक कार्य प्रणाली को पढ़ा और उसमें से जो पॉजिटिव जो चीजें थी, अच्छी जो चीजें थी, वहां से उठा करके अपने संविधान में लाने की कोशिश करी। इसीलिए कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिया गया संविधान है, कि बहुत सारी चीजें हमने विदेशों से ली है। जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिए जी? अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से। आपातकालीन शक्तियां कहां से लिए जी? आपका कहां से? जर्मनी के संविधान से। ठीक है। संशोधन प्रक्रिया कहां से लिए? साउथ अफ्रीका के संविधान से। समझ रहे ना बात? संघात्मक शासन प्रणाली कहां से लिए? कनाडा के संविधान से। तो यही उसका मुख्य रीजन था। इन्होंने ये सलाह दी थी कि ऐसी चीजों को हमें रखना चाहिए। समझिए ना। दूसरा, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। पहली बात तो इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? आयरन मैन। क्या कहते हैं? आयरन मैन, भारत के लौह पुरुष। दूसरी बात, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे ये। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ध्यान रहे, उप प्रधानमंत्री भारत के पहले यही थे। आज तक केवल भारत में 8 उप प्रधानमंत्री रहे, केवल 8। केवल कितने? 8। जिनमें से देखो, उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। पहली बात तो ये, उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। परंतु आर्टिकल 73-74 में क्या बोला गया है? यदि प्रधानमंत्री के कार्य और कर्तव्यों का बोझ अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने कुछ कार्य और कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंपकर उसे उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसा जिक्र उसमें किया गया है। समझ गए ना बात? तो केवल इसे भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री। क्योंकि तब समस्या ही ऐसी हमारे सामने थी जिनको दूर करना या जिन समस्याओं से निपटना एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और वो चुनौतियां थी रियासतों का विलयकरण करना, रियासतों को भारत में शामिल करना। जो रियासतें आजादी के बाद भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, लगभग 549 रियासतें थी। ठीक है। तो इसी कारण से इन्हें रियासतों के विलयकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। आपको पता है बिस्मार्क कौन थे? कौन थे बताइए? ओरिजिनल बिस्मार्क कौन थे? प्रशाक कहां है? जर्मनी, इटली या फ्रांस? बताइए। गुड। जर्मनी का एकीकरण सुना है आपने? जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बिस्मार्क ने, एक करने में। तो भारत को एक करने में जो भूमिका निभाई किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। 3 बातें ध्यान रखना यहाँ। उप प्रधानमंत्री पहले, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। और ये दोनों समितियों के क्या थे? अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत इसमें? अगला, सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी, सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति। क्या थी? प्रारूप समिति। प्रश्न आ जाता है कईयों बार, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो आपने ध्यान रखना, गठन 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसको कईयों नामों से जाना जाता है भाई। नंबर 1 मसौदा समिति, और तीसरी ड्राफ्टिंग कमेटी। 3 नाम है इसके। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा मसौदा समिति और तीसरा प्रारूप समिति। ये तीनों एक ही है। अब ये नहीं करना कहीं आपने प्रारूप समिति का रट्टा लगा के गए हो और क्वेश्चन में आ जाए ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन था। बोले जी हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य एक ही था ना, वैसे ही क्या था, प्रारूप, मसौदा और ड्राफ्टिंग एक ही है। समझ ना? तो कब ना प्राकलन समिति अलग है, वो लोकसभा की समितियां हैं। प्राकलन समिति है, लोक लेखा समिति है, वो आगे हम पार्लियामेंट में बात करेंगे उनको, वो समितियां अलग है। ठीक है। सो संवैधानिक समितियां हैं, अभी भी है, वो प्रचलित रहती है अभी भी। ठीक है। ये केवल तब बनी थी जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, ये वाली कमेटीज। ठीक है। लोक लेखा समिति और आपकी जो प्रकलन समिति है वो हम आगे बात करेंगे पार्लियामेंट में। ठीक है।
अच्छा, तो प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति का मतलब एक ही होता है, नक्शा तैयार करना। प्रारूप का मतलब होता है परछाई। क्या मतलब होता है? परछाई, यानी नक्शा किसी चीज का, ठीक है, रूपरेखा तैयार करना। समझ गए ना बात? तो ये कब बनी थी? 29 अगस्त। इसके कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इन 7 में से जो इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर। अब मुझे एक बात बताइए, इन्हें कहते हैं संविधान का, भारतीय संविधान का क्या कहते हैं इनको? जनक या पिता या निर्माता, है ना जी? यही कहते हैं, सबने पढ़ा होगा ये। संविधान सभा का जनक पिताजी और साथ में क्या कहते हैं इनको? निर्माता। तो मुझे एक बात बताइए, अभी तक हम क्या, अभी पहले मैंने आपको क्या बताया था? संविधान का निर्माण किसने किया था? बताइए, किसने किया था? अच्छा, जब संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था तो डॉक्टर अंबेडकर पिताजी कैसे हो गए? हाँ जी, कैसे हुए? तो अपने पिताजी ये कैसे बन गए? क्या इन्होंने बनाया था संविधान? इन्होंने लिखा तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। वो तो फिर इनका क्या काम था इधर? बी एन राय का, सलाहकार का। अभी तो बताया मैंने यही बात। अदर देशों की संवैधानिक जो कार्य प्रणाली हो किसने पढ़ी थी? बी एन राय ने। यही तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इनको पिताजी क्यों कहते हैं? हाँ जी, रियासतों का काम सरदार पटेल साहब का था। शाबाश शाबाश शाबाश। बताइए, बना कोई और है, पिताजी कोई और है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये कहां से चुने गए थे संविधान सभा में? ये जो सदस्य थे संविधान सभा के, ये कहां से चुनाव हुआ था इनका? पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। और संविधान सभा में जो कुल महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ये भी लिख लेना बात, ठीक है? संविधान सभा में जो महिलाओं की कुल संख्या थी वो 15 थी। और अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है? देखो फादर साहब इनको क्यों कहते हैं, समझिए। यहां पहली बात तो ये किसके सदस्य थे? नहीं, संविधान सभा के सदस्य थे। इसके ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के सदस्य थे। पहली बात। दूसरी बात, हमारा संविधान किसने बनाया? किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, बल्कि 292 लोगों ने मिलकर बनाया था, 296 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया है, ठीक? और इसी के सदस्य कौन थे? अंबेडकर साहब। अब समझे, यहां इनको पिताश्री क्यों कहते हैं? इनका काम किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति। अभी मैंने क्या बताया इसका अर्थ? नक्शा तैयार करना, किसी की परछाइयां, किसी को डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां संविधान सभा के बारे में लिखवा रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? उसको लिख रहे हो, उसको साथ साथ फेयर रूप से लिख रहे हैं या फिर रफ इससे लिख रहे हैं? फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं या रफली लिख रहे हैं? रफली लिख रहे हैं ना। और घर में जाके आप उसको क्या करेंगे? फेयर करेंगे। तो इन्होंने भी क्या करा था, जो संविधान सभा में जो डिसीजन लिए जाते थे, संविधान सभा में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, उसमें जो डिसीजन हुए जाते थे डुप्लीकेट स्ट्रक्चर से लिखने का काम किसका था? इस समिति का काम था, इनका काम नहीं था। ये तो ऑर्डर देते थे, ये बड़े साहब है, समझ ना? तो भाई साहब, ये इस समिति का काम क्या था? संविधान में लिए गए निर्णयों को डुप्लीकेट स्ट्रक्चर में नक्शे के रूप में केवल लिखना था, ताकि पता चल सके हम कितनी चीजों को ऐड कर सके हैं अभी तक। फिर उस डुप्लीकेट स्ट्रक्चर को ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट करना काम था, वो किसका था? प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने संविधान को लिखा। इसलिए कहते हैं संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और संविधान के जो डुप्लीकेट यानी आपका अस्थायी जो नक्शे को तैयार किया, वो किसने किया? प्रारूप समिति ने। और इसी प्रारूप समिति के बाप कौन थे? अंबेडकर साहब। और इसी कारण से इसे संविधान का जनक कहते हैं। समझ आया बात? यस या नो? हाँ या ना? ये नहीं सोच लेना कि उनको ठेका लिया था उन्होंने संविधान लिखने का। समझ बात? उनको क्या पता पड़ी? और भी बहुत सारे 292 लोग और 96 लोग थे, और भी उन्होंने क्यों नहीं लिखा? वो क्या बांसुरी बजा रहे थे वहां पे? नहीं ना। तो ये बात ध्यान रखें। हाँ, उन्होंने अपना सजेशन दिया, जरूर दिया है, बहुत सारे सजेशन उन्होंने संविधान सभा में रखे अपने, ठीक है?
आपने सुना होगा कि संविधान के प्रारूप पर संविधान की 165 दिन चर्चा चली और 165 दिन में से 114 दिन जो डिस्कशन हुआ वो संविधान के प्रारूप पर हुआ, जो उन्होंने अस्थायी रूप से लिखा था। समझ गए बात? तो 165 में से 114 दिन चर्चा किसके ऊपर चली? जो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर में लिखा गया था। वो बेवकूफ नहीं 114 दिन बहस कर रहे हैं उसके ऊपर, समझ ना? फिर उसको जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लिखा, किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। समझ आई बात कि नहीं? चलिए, तो यहां तक तो बड़ा ठीक ठाक था, बढ़िया चल रहा था संविधान सभा का काम। आगे संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ने शुरू हो गई, परंतु 1947 की डेट तक हम पहुंच गए और अगस्त तक पहुंच गए। थोड़ा इससे पीछे जाएंगे, 14-15 अगस्त में कुछ काम हुआ था। 14-15 अगस्त में 1947 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो 14 अगस्त में भारत का विभाजन हो गया भाई। क्या हो गया भारत का? क्या हो गया भारत का? कब हुआ था? 14 अगस्त 1947। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। कौन सा नया देश बना? पाकिस्तान नवीन देश बना। तो बताइए पाकिस्तान कब आजाद हुआ? गलत बात। अरे पाकिस्तान गुलामी कब था जो आजाद हुआ? तो अब मैंने तो पूछा आजाद कब हुआ, मैंने अलग नहीं पूछा। तो पाकिस्तान आजाद कब हुआ ये नहीं बोलना, वो आजाद नहीं हुआ, वो पैदा हुआ उस दिन। क्या हुआ? पैदा हुआ था इस दिन वो। ये पता नहीं मेरे हिसाब से क्या दिक्कत है, ये आजादी मनाते इस दिन अपने। बताओ, अच्छा तुम बर्थडे को कभी आजादी मना सकते है? अच्छा जब भी भारत गुलाम कौन सा देश था? भारत किसके गुलाम था? तो जब देश गुलाम था तो पाकिस्तान तो था ही नहीं। समझ रहे ना बात? तो ये आजाद कैसे हो गया? फिर आजाद तो भारत हुआ होगा ना, और वो भी कब? 14 अगस्त को नहीं, 15 अगस्त को। जबकि पाकिस्तान कब पैदा हुआ? 14 अगस्त को। तो इन्हें तो बर्थडे मनाना चाहिए उस दिन अपना, है? हमारा हिस्ट्री का टीचर वहां होता ही नहीं होगा ना। अच्छा 1947 में हमारा इतिहास खत्म हो रहा है ना आजादी में, इनका शुरू हो जाएगा वहां से। उससे पहले तो फिर ये किसका हिस्सा था? भारत का। तो भारत का हिस्ट्री पढ़ाना पड़ता होगा उनको वहां, सही है ना? अच्छा, तो जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग देश बन गया, और उसके ही अगले दिन क्या हुआ? 1947 को क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हुआ। कौन? भारत स्वतंत्र हुआ। अब एक बात ध्यान दीजिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब बनी थी संविधान सभा? 1946 में। 1946 में। चुनाव भी कब हुआ था? 1946 में। उसमें उस समय जब ये संविधान सभा बनी थी तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब पाकिस्तान और भारत एक ही थे। तो जो संविधान सभा के सदस्यों के अंदर जो लोग थे वो कुछ पाकिस्तान के भी थे और भारत के भी थे। तो संविधान उन दिनों में दोनों देशों के लिए बन रहा था। अगर देखा जाए, उन्हें थोड़ी पता था कि विभाजन होने वाला है। अब जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा के कुछ सदस्य कहां चले गए होंगे? पाकिस्तान। तो गड़बड़ हो गया संविधान सभा में। इसी कारण से संविधान सभा में दोबारा से गठन करना पड़ा, और इसी कारण से संविधान सभा का क्या हुआ? पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 1947। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। मतलब आपका जो है इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ध्यान रखना बात। दोबारा से इसको गठित किया गया। किसको? संविधान सभा को। अच्छा, जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा के कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? 389। परंतु जब चुनाव हुआ तब कितने पर हुआ? 296 पर। अब जब पुनर्गठन हुआ तब संविधान सभा के सदस्यों में परिवर्तन कर दिया गया। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? सदस्यों की जो संख्या थी कितनी? 299। कितनी? 299। पहले कितनी निश्चित की गई थी? 389। चुनाव हुआ 296 पर, फिर पुनर्गठन के बाद 299। ध्यान रखना, गठन के समय पुनर्गठन के समय संख्या। ठीक है, अब इन 299 सदस्यों को आगे संविधान बनाना था। आगे का जो कार्यवाही है कितने लोगों को करनी थी? 292 लोगों को 299 लोगों को करनी थी। क्लियर हुआ सबको? यस या नो? अब इन 299 लोगों ने आगे संविधान बनाना शुरू कर दिया, और लगातार कार्य करने के बाद जो है 26 नवंबर
1949 को संविधान सभा ने संविधान बनाकर तैयार कर दिया। तो हमारा संविधान कब रेडी हुआ, बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और इसे इसी ही दिन अर्ध रूप से लगभग 15 आर्टिकल्स के साथ अर्ध रूप से लागू किया गया। अर्ध रूप से बोल रहा हूं, आधे रूप से लागू किया गया। केवल 15 आर्टिकल। 15 आर्टिकल का मतलब है जैसे 1, 5, 9, 12, 15, 16 ऐसे ऐसे कितने करके 15 आर्टिकल के साथ इसको अर्ध रूप से लागू किया गया। यह भी प्रश्न आया है कि क्या संविधान पूर्ण रूप से लागू होने से पहले कितने आर्टिकल के साथ अर्ध रूप से लागू हो चुका था? कितने? और तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को क्या मनाते हैं इस दिन? संविधान दिवस। और दूसरा क्या मनाते हैं? इसी दिन क्या हुआ था? और संविधान दिवस मनाते हैं। एक तो इसी दिन हमारी प्रस्तावना भी अंगीकृत हुई थी, है जी, प्रस्तावना भी अंगीकृत हुई थी ना 26 नवंबर 1949 को। और इसी कारण से हम इस दिन को कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कानून दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि प्रस्तावना भी अंगीकृत इसी दिन हुई थी और हमारा संविधान बनकर भी इसी दिन तैयार हुआ था। समझ आया यहां तक? ठीक है। फिर इसके बाद इसको रब कर दूं भाई, लिख लिया सबने? इसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। सभा की अंतिम बैठक, लास्ट बैठक कब हुई? कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें कितने लोग उपस्थित थे? 299 में से 284 लोग, जिसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या, उपस्थित लोग कितने थे? 284 आउट ऑफ 299। क्योंकि जब पुनर्गठन हो गया था तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 299। और जब लास्ट बैठक हुई तब कितने परसेंट थे? 284। तो इसी कारण से जब संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई तो संविधान के ऊपर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, वो कितने लोगों ने किए थे? 284। जितनी आए होंगे उतने ही करेंगे ना, समझ गए ना बात? तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेना। और इसी दिन एक और काम भी हुआ था, एक नहीं बल्कि दो काम हुए थे। इसी दिन जन गण मन और वंदे मातरम, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? थोड़ा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख लो, वो छूट गया हमारे से। जो राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है जी? तिरंगा। पहले तीन के बारे में देख लो। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज में कुल रंग कितने हैं? कुल रंग है 4 और मुख्यतः है 3। ठीक है, 3 तो सबको पता ही होंगे कौन कौन से है। सबसे ऊपर कौन सा? सबसे ऊपर कौन सा भाई? सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में श्वेत और नीचे हरा। केसरिया किसका प्रतीक है? बलिदान, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। ठीक है। सफेद किसका है? शांति का। और हरा किसका है? हरियाली और खुशहाली का। और बीच में क्या है आपका? अशोक चक्र लगा हुआ है। बीच में क्या है? अशोक चक्र, जिसका रंग कैसा है? गहरा नीला। कैसा है? गहरा नीला। कहां से लिया गया ये? अशोक के सारनाथ स्तंभ के शीर्ष भाग से।
शीर्ष भाग से लिया गया है ये, ठीक है। और इसी से हमने अपना राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मैंने आपको बताया था मुंडक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, ऋग्वेद नहीं बोलना ना, ऋग्वेद का नहीं है। मुंडक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। लिखवाया था मैंने पहले जब वैदिक संस्कृति पढ़ाई थी आपको, ठीक है। अच्छा, जो आपका अशोक चक्र है ये किसका प्रतीक है जी? कबड्डी का? अच्छा, प्रगति का। और दूसरा? हाँ, समय और प्रगति। कितनी तीलियां होती है इसमें? और एक दिन और रात में समय घंटे कितने होते हैं? 24। तो समय और समृद्धि का ये प्रतीक है। कौन? अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है जी? अनुपात कितना है? 3:2। इसका मतलब समझाइए मुझे, इसका मतलब क्या? 3:2 का मतलब क्या है? लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 क्या किलोमीटर? फिर क्या? 3 फुट क्या सेंटीमीटर? फिर क्या चाहिए? 3 क्या है? सेंटीमीटर मैम इतना सा होगा, 3 सेंटीमीटर। 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा। इसका मतलब जो आप जो लगाते हैं झंडे छोटे छोटे वाले, तो इसका मतलब वो गलत झंडा है, गलत झंडा है। हैं? ऐसा संविधान में लिखा है क्या कि ऑफिस में छोटे वाले लगाए जाएंगे और बाकी बड़े वाले? मैं पूछ रहा हूं कि वो झंडा गलत है या नहीं। आपने ध्यान, और रेशो का मतलब होता है के बीच में, यही मतलब होता है रेशो का, के बीच, यही होता होगा शायद, मैथ वाले को ज्यादा पता होगा कि 3 मीटर लंबे से ज्यादा बड़ा झंडा नहीं होना चाहिए। इससे नीचे हो सकता है परंतु इससे ऊपर नहीं। इससे नीचे चाहे इतना सा चिट लगा लो आप, इसके बीच में ही आ रहा है वो, तो झंडा वो सही है। अच्छा, मुझे बताइए कुछ झंडे के प्रतीक है, जैसे ये लिख लिया सबने, हम पढ़ तो रही है इसको। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन है पिंगाली पुंगाली कुछ नहीं, पिगली वेंकैया बोलना है। पिगली वेंकैया, सिंपल बोलो नाम, पिगली वेंकैया के द्वारा। वो अलग अलग बुकों में हर कुछ लिख दिया, पिगाली पिंगली पता नहीं क्या क्या। वो पिगली वेंकैया थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा का मतलब है भाई कि पहले ऊपर वाला कौन सा होना चाहिए? केसरिया। उसको घुमा के लगा दो, हरा चला जाएगा ऊपर, लाल आ जाएगा नीचे, तो किसका प्रतीक बन जाएगा वो? पाकिस्तान वाले देखे होंगे जो उल्टा झंडा फहराते हैं, देखे किसका झंडा होता है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? संकट। संकट का प्रतीक किसका? संकट। जब देश के ऊपर कोई गहरा संकट, यहां तक कि जब इमरजेंसी लगती है ना देश में, तो भी लाल किले पर उल्टा झंडा लगाया जाता है। जब देश के ऊपर कोई संकट मंडरा रहा हो, संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है, आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, ठीक है। और दूसरा, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? ये तो सबको पता है, शांति। और दूसरा मान लीजिए किसी बिल्डिंग में टेररिस्ट घुसे हुए हैं, तो जब उनको वार्निंग दी जाती है तो कौन सा झंडा लेकर आएंगे वो बाहर? नहीं तो ठोक देंगे आर्मी वाले, ऐसे आएंगे बाहर, तो ठीक है। आत्मसमर्पण का, सरेंडर किसका? आत्मसमर्पण, सरेंडर का। अच्छा, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? झुका झंडा, गुड, शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, ठीक है। नहीं, परिवार का शोक में तो क्यों झुकेगा झंडा, राष्ट्र में झुकेगा। परंतु झंडे को कैसे झुकाएंगे? मान लीजिए झंडा ऐसे है, बंधा है, चाहे राष्ट्रपति मरा हो, चाहे उसका दादाजी मरे हो, कोई भी मरा हो, हवा चली तो लहराएगा ही ना। क्या आपको क्या लग रहा है, उसको ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे? हाँ, जैसे झंडा जो होता है और टॉप में बांधा जाता है, यहां पर, यहां बांधा जाता है टॉप में, इस तरीके से, ठीक है। परंतु जब झुका हुआ झंडा होगा तो उसको टॉप में नहीं बांधना, तब उसको यहां बांधा जाएगा नीचे,
यहां पर, तो कितने दिन तक, जितने दिन तक, अभी बता रहा हूं। देखो झुका झंडा अगर एक्स राष्ट्रपति और पीएम इन दोनों की मृत्यु, एक्स वाले अगर है, भूतकाल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो झंडा झुकेगा 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। और वर्तमान वाले की हो जाए तो कितना? 14 दिन। 12 नहीं, 14 दिन। वर्तमान वाले की अगर मृत्यु हो जाए तो 14 दिन। ध्यान रखना बात। अगर वर्तमान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान तो शोक कितने दिन का होगा राष्ट्र में? 14 दिन का। और अगर पास्ट वाले की मृत्यु हो जाए तो कितना? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। ध्यान रखना, ऐसे बंधेगा झंडा, उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? संक्रमण या महामारी। ठीक है, गुड। ठीक है, संक्रमण या महामारी, गुड, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि झंडे को कभी भी रात में नहीं फहराया जाता, ठीक है। और फटा हुआ झंडा कभी फहराया नहीं जाता। झंडा फटा हुआ नहीं, उल्टा नहीं फहराना। और झंडे को हमेशा पकड़ते बारी उसको सिर से ऊपर रखना होता है, ठीक है। समझ गए बात है? यस या नो? या फिर किसी भी पताका के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आर्मी देखी होगी आपने, आर्मी की सशस्त्र बल देखे होंगे आपने, तो उनके अपने अपने झंडे होते हैं, तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे असम राइफल है, राजपुताना है, आपका जाट रेजिमेंट है, ठीक है, डोगरा रेजिमेंट है, सबके अपने अपने होंगे। इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, या भाई कोई और भी जो पताका समझ, पताका और झंडा में अलग अलग फर्क होता है। पताका कोई व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लगा सकता है, परंतु राष्ट्रीय झंडा सबके लिए सेम रहेगा। तो पताका के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दैट्स ऑल। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद की जो बात है वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके।